हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी 1-2 दिन पहले ही अपलोड हुआ है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। वहां पर मैंने विजयनगर एम्पायर का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है और पूरे चैप्टर के बैकग्राउंड को कवर किया है। ठीक है, तो उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए हम उसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट यूट्यूब पर पॉसिबल हो सकता है अभी उतना आपको मिल जाए। उसके बाद आप हमारे बैच में जुड़ सकते हैं और आप हमारी ऐप की जो रेगुलर क्लासेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप अभी यूट्यूब पर हमारी क्लासेस देखिए, डेमो देखिए, आपको अच्छा लगेगा आई होप, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो आप क्लासेस देखिए और जब आप संतुष्ट हो जाएं तो आप हमारा बैच परचेज कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाके सीयूईटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप इन 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं। बैच से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए हो तो आपको यहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, अब बिना किसी डिले के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे विजयनगर एम्पायर के बारे में। इसके अंदर हमने देखा कि विजयनगर ना सिर्फ एक शहर है बल्कि एक पूरा का पूरा साम्राज्य है, पूरा का पूरा एम्पायर भी है। ठीक है, इसी में हम देखते हैं कि हम्पी शहर आता है जिसका नाम पंपा देवी के नाम पर डिराइव होता है। पंपा देवी के नाम से हम्पी शहर निकल करके आता है। ठीक है, अभी जो पूरा विजयनगर साम्राज्य है इसके अंदर कई सारे वंश आते हैं। हमने देखा संगम वंश आता है, फिर सुलुवा आते हैं, फिर तुलुवा आते हैं और फिर अराविदु आते हैं। ये क्रम आपको याद रखना है, क्रम अक्सर पेपर में पूछा जाता है। आपने सुना होगा कृष्णदेव राय के बारे में, तो ये जो कृष्णदेव राय थे ये तुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा राजवंश को बिलोंग करते थे। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर, अपनी मम्मी के नाम पर एक शहर भी बसाया था। उस शहर को नागलपुरम बोला जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली थी। अच्छा, हमने उस समय के व्यापार के बारे में भी पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरीके से कुदिराल चेत्ती नाम के हॉर्स व्यापारी, उस समय घोड़ों का व्यापार बहुत पॉपुलर था, तो सेंट्रल एशिया और अरेबिया से हॉर्स के व्यापारी इंडिया आया करते थे, साउथ इंडिया आया करते थे। इन व्यापारियों को कुदिराल चेत्ती बोला जाता था। व्यापारियों के जितने भी नाम हैं एक जगह लिख के अपने सामने स्टिक कर लीजिए, याद करते रहिएगा। एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, तमिल में जो व्यापारी हैं, जो धनी व्यापारी हैं, उनको मासुतुवन बोला जाता था। उसके बाद प्राकृत भाषा में सेठी और सठवाहा बोला जाता था और संस्कृत भाषा में वणिक बोला जाता था। इसी कड़ी में आगे याद रखिएगा कि उस टाइम पे जो भी हॉर्स के मर्चेंट्स होते थे उनको कुदिराल चेत्ती बोला जाता था। हॉर्स की ट्रेडिंग वहां पे सेंट्रल एशिया से और अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और अरेबिया से होती थी। अरेबिया के जो मर्चेंट्स हैं वो इस पूरे जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा है इसको कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, अच्छा, कल की क्लास में मैंने आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि विजयनगर एम्पायर के दौरान जो राजा महाराजा हैं वो राय का टाइटल लिया करते थे। जैसे राजस्थान में राणा, महाराणा, इस तरह के महाराजा ऐसे टाइटल्स लेते थे। मुगल साम्राज्य में जहांपना, शहनशाह, उसके बाद दिल्ली सल्तनत में सुल्तान। तो उसी तरीके से जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे वो राय का टाइटल लिया करते थे। ठीक है, तो ये तो राय हो गया। एक और नाम याद रखना है, आगे आएगा नायक। ठीक है, नायक, तो जो भी मिलिट्री चीफ्स होते थे उनको बोला जाता था नायक। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के मिलिट्री चीफों को बोला जाता था नायक। अच्छा, एक और कैटेगरी यही पूरे उस पे इवॉल्व करेगी, वो है आपकी अमार नायक की कैटेगरी। ठीक है, देखिए, राजा हो गए राय, उसके बाद नायक हो गए मिलिट्री चीफ, और एक कैटेगरी है अमार नायक की कैटेगरी। ये कौन से लोग हैं? अमार नायक ऐसे लोग हैं, देखिए, नायक यानी कि मिलिट्री कमांडर, अमार इसका क्या मतलब है? ऐसे नायक, ऐसे मिलिट्री कमांडर्स जिनको राजा के द्वारा एक पूरा लैंड दिया गया है, एक भूमि दी गई है, उस भूमि पर वो गवर्नेंस करते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे नायक, ऐसे मिलिट्री चीफ्स जिनको एक भूमि दी गई थी गवर्न करने के लिए, उनको बोला गया अमार नायक। ठीक है, विजयनगर एम्पायर धीरे धीरे खत्म भी होता है। 1565 के आसपास से ये पूरा एम्पायर जो है खात्मे की ओर आगे बढ़ता है। अच्छा, कृष्णदेव राय की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। इनके बारे में 2-3 चीजें जो आपको एकदम डाई हार्ड तरीके से याद कर लेनी है। वो क्या क्या है? सबसे पहली चीज, इन्होंने अपनी माँ के नाम पे, मम्मी के नाम पे नागलपुरम नाम का एक
शहर बसाया था। दूसरी चीज आपको एकदम क्या याद रखनी है, ये तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, ध्यान दीजिएगा। ये तुलुवा डायनेस्टी को, तुलुवा राजवंश को याद बिलोंग किया करते थे। आपको राजवंशों का क्रम याद रखना है, संगम, सुलुवा, तुलुवा और अराविदु। तो ये तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। विजयनगर साम्राज्य के सबसे फेमस, सबसे महान शासक थे और इन्होंने तेलुगु भाषा में एक ग्रंथ भी लिखा हुआ है, अमुक्तमाल्यद। ठीक है, मतलब राज्य कैसे चलेगा, राजकला के ऊपर इन्होंने एक रचना लिखी है, एक किताब लिखी है जिसको अमुक्तमाल्यद बोला जाता है और ये जो है तेलुगु भाषा में लिखी है। आपको याद रखना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के जो रूलर्स थे वो श्री विरूपाक्ष कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा करते थे, लेकिन इन्होंने बुक तेलुगु स्क्रिप्ट में लिखी है, तेलुगु भाषा में लिखी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने व्यापारियों के बारे में डिस्कस किया है कि एक राज्य का व्यापार कैसे चल रहा था। ये पूरी राजकला की बुक है, पूरी स्टेट क्राफ्ट की बुक है और इसमें बताया गया है कि राज्य का व्यापार किस तरीके से चल रहा था। ये नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। याद रखने वाली चीज आपके लिए क्या है कि तेलुगु भाषा में लिखी हुई किताब अमुक्तमाल्यद किसने लिखी है, कृष्णदेव राय ने लिखी है। और कृष्णदेव राय पूरे विजयनगर साम्राज्य के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा राज्य के ऊपर आते हैं। राज्य में जो लोग थे जैसे कि नायक, जैसे कि अमार नायक, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो राय कौन है, सबसे पहली बात राजा। नायक कौन है, मिलिट्री कमांडर्स, मिलिट्री चीफ्स। और अमार नायक कौन है, ऐसे मिलिट्री चीफ्स, ऐसे सेनापति जिनके पास भूमि है, जो एक भूमि को मैनेज करते हैं, भूमि को कंट्रोल करते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। जिन लोगों के पास पावर थी, पावर किसके पास थी, मिलिट्री चीफ्स के पास, सेनापतियों के पास। सेनापति पावर एक्सरसाइज किया करते थे। इनको क्या बोला जाता था, नायक बोला जाता था। और ये तेलुगु भाषा का, तेलुगु या कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। तो विजयनगर साम्राज्य में दोनों भाषाएं प्रचलित थी, दोनों भाषाएं चला करती थी। तेलुगु भाषा भी चलती थी और कन्नड़ भाषा भी चलती थी। ठीक है, तो जो श्री विरूपाक्ष की साइन है वो कन्नड़ भाषा में होती थी और जो इन्होंने कृष्णदेव राय ने किताब लिखी है वो तेलुगु भाषा के अंदर लिखी है। ठीक है, बहुत सारे जो नायक हैं, बहुत सारे जो मिलिट्री चीफ्स हैं, ये विजयनगर एम्पायर की बात मानते थे, राजा के अंडर ही रहते थे। लेकिन बहुत सारे सेनापति ऐसे भी हैं जो विद्रोह कर दिया करते थे। ठीक है, बहुत सारे सेनापति विद्रोह करते थे और विजयनगर एम्पायर से अलग होने की भी बात करते थे। तो राय और नायक, इन दोनों के बीच में हमको एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर दिखता है, एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट दिखता है कि राय और नायक के बीच के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो नायक हैं वो हमेशा एम्पायर से अलग होने की बात कर रहे हैं। कुछ नायक तो अच्छे हैं, कुछ नायक ऐसे हैं जिनके पास पावर है बट फिर भी वो विजयनगर एम्पायर की जो पूरी परंपरा है उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ नायक ऐसे भी हैं जो रिबल कर देंगे। जैसे कि आप याद करिए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, पहले आई आपकी संगम डायनेस्टी। ठीक है, संगम के बाद कौन आए, सुलुवा आए। ठीक है, तो ये जो सुलुवा राजवंश के लोग थे ना, ये कोई खानदानी राजा नहीं थे, ये थे आपके नायक। ठीक है, तो ये ऐसे ही मिलिट्री कमांडर्स थे जिन्होंने संगम राजवंश के खिलाफ विद्रोह कर दिया, रेबल कर दिया और अपना पूरा शासन यहाँ पर स्थापित कर दिया। तो ऐसे भी नायक देखने को मिलते हैं जो राज्य के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। विजयनगर एम्पायर में ही चलने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है अमार नायक सिस्टम। यहां से क्वेश्चन भी लास्ट टाइम पूछा गया था, आपको एकदम याद रखना है इसको। दो तीन चीजें जहां जहां पे मैं स्टार मार्क बना रही हूं, समझ लीजिए वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां से मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन आते हैं और वहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना भी है। तो अमार नायक क्या है, तो पहली बात तो नायक लिखा हुआ है, तो नायक जहां भी आ जाए तो समझ जाइए मिलिट्री कमांडर्स हैं। लेकिन ये ऐसे मिलिट्री कमांडर्स हैं जिनको राय के द्वारा जमीन दी जाती थी गवर्नेंस करने के लिए। ठीक है, राय जो है, जो राजा है, वो इनको किसी ना किसी तरह की जमीन दे देते थे कि ये जमीन लीजिए, ठीक है, और इस पे आप पूरी तरह से गवर्नेंस करिए। अमार नायक जो है वो टैक्स भी कलेक्ट किया करते थे और जो भी उस जगह के किसान वगैरह हैं, किसान वर्ग हैं, उनके ऊपर शासन भी किया करते थे। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला क्या, राय, तो राय कौन है, राजा। ठीक है, उसके बाद कौन, नायक, नायक कौन है, मिलिट्री कमांडर्स यानी कि सेनापति। ठीक है, सेनापति पूछ लिया जाता है पेपर में, राय का टाइटल कौन यूज करता था, नायक कौन थे, अमार नायक सिस्टम। ठीक है, अमार नायक, तो अमार नायक कौन थे,
ऐसे सेनापति, ऐसे नायक जिनके पास भूमि हुआ करती थी, ऐसे सेनापति जिनके पास भूमि हुआ करती थी, उनको बोलते थे अमार नायक। ठीक है, अब कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय ने कौन सी किताब लिखी? कृष्णदेव राय ने कौन सी किताब लिखी? अमुक्त माल्यद। ठीक है, कौन सी किताब लिखी? अमुक्त माल्यद। और कौन सी भाषा में लिखी है? तेलुगु भाषा में लिखी है। ये भी बात आपको याद रखनी है। कुदिराल चेट्टी क्या था? हॉर्स के व्यापारी, उनको बोलते थे कुदिराल चेट्टी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की जितनी भी बातें हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब ये जो अमार नायक लोग हैं, जिनको राय यानी कि जिनको राजा भूमि दिया करते थे, इनका भी बहुत रेलेवेंस था विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, क्योंकि ये लोग एनुअली यानी कि वार्षिक रूप से सालाना किंग को एक ट्रिब्यूट भेजा करते थे। होता क्या है, देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप में से कोई बच्चा है, देखिए लाइव बैच में जितने बच्चे आते हैं उनमें से किसी एक का नाम उठा लेते हैं। मान लीजिए किरण है, ठीक है, किरण है। अब किरण है या अमृता है, किसी भी, मुझे बहुत सारे बच्चों का नाम याद है, एनीवेज, तो किरण है। ठीक है, मान लीजिए मैं राय हूं, मैं राजा हूं, मैंने किरण को अपनी भूमि दे दी थोड़ी सी कि किरण ये भूमि तुम लो, इसका पूरा टैक्स कलेक्ट करो, इसके पूरे शासन पे ध्यान रखो, तुम मिलिट्री का भी काम संभालो, सेना भी मेंटेन करो, सब दे दिया, पूरा कंट्रोल दे दिया किरण को। मतलब बस मैं राजा हूं वो बात तो ठीक है, बट अपने ही कंट्रोल के अंदर उस जगह का पूरा कंट्रोल किरण को दे दिया। लेकिन इस पे तो मेरा ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि किरण ही टैक्स कलेक्ट कर रही है, वही सब कुछ कर रही है। तो अब इसके बदले में वो मुझे क्या देगी? पहली चीज, सालाना वार्षिक रूप से कलेक्ट हुआ जितना टैक्स है उसका एक भाग मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जितना भी टैक्स पूरे साल में कलेक्ट हुआ है उस टैक्स का काफी ज्यादा हिस्सा तो वहीं के डेवलपमेंट में लग जाएगा, बाकी बचे हुए पार्ट से एक भाग, एक ट्रिब्यूट, एक गिफ्ट की तरह उसको मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर मेरा कभी किसी के साथ युद्ध हो जाता है तो किरण अपनी सेना लेकर के आएंगी मुझको बचाने के लिए। ठीक है, तो यही था पूरा अमार नायक सिस्टम। पूरे अमार नायक सिस्टम में यही था। अमार नायक कौन थे? मिलिट्री कमांडर्स जिनके पास भूमि हुआ करती थी। ये राजा को वार्षिक रूप से ट्रिब्यूट दिया करते थे और बार बार जो है कोर्ट में भी आया करते थे व्यक्तिगत रूप से गिफ्ट्स के साथ। ठीक है, अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए, अपनी वफादारी दिखाने के लिए आया करते थे। अच्छा, जो वर्ड अमार है, ठीक है, जैसे हमने बोला ना अमार नायक, तो उसका जो वर्ड अमार है ये संस्कृत भाषा के वर्ड समर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, संस्कृत भाषा में एक वर्ड है समर, समारा या समर, जिससे जुड़ा हुआ है और इसका अर्थ होता है युद्ध या लड़ाई। ठीक है, अब ये फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है जिसका अर्थ होता है उच्च कुलीन। तो इससे एज सच कुछ पूछा नहीं जाता है, ये जस्ट आपको अपने कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना है। तो आई होप जितनी बातें अभी तक समझाई हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इन केस बाई चांस देखिए, क्योंकि ये लाइव क्लासेस नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो कि आपको बाद में मिलेंगी, तो आपके लाइव डाउट्स मैं नहीं ले सकती हूँ अभी। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द लाइव क्लासेस रिज्यूम हो। ठीक है, बट आपके अगर कोई भी डाउट्स हुआ करें तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिए, क्योंकि बाद में मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं उनको रिजॉल्व भी करूंगी। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, कोई चीज है जो आप चाहते हैं दोबारा से समझा दी जाए, या कोई ऐसी चीज है जिसपे आपको और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा। और हाँ, एंड पे ये भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आपका फीडबैक भी मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं विजयनगर शहर के बारे में। तो अभी तक हमने विजयनगर शहर के प्रशासन के बारे में देखा, विजयनगर शहर की लोकेशन के बारे में देखा। अब हम देखेंगे विजयनगर के शहर के बारे में, पूरा वो शहर कैसा था। तो शहर कैसा था ये देखने से पहले ये देखेंगे कि ये क्या हो रहा है बार बार। तो शहर कैसा था ये देखने से पहले हम ये देखेंगे कि इस शहर के बारे में हमें पता कैसे चला, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हम विजयनगर के बारे में पता करते हैं। तो पहली बात तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे शिलालेख। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? ऐसी कोई भी चीज जो कठोर सतह पर लिखी गई हो उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। ऐसी कोई भी चीज जो हार्ड सरफेस पर लिखी गई हो उसको क्या बोला जाएगा? इंस्क्रिप्शन बोला जाएगा, शिलालेख बोला जाएगा। जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हैं, जो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं, वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे। याद रखिएगा, ना संस्कृत, ना पाली, ना तेलुगु, ना तमिल, सिर्फ और सिर्फ प्राकृत। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा में आपके सबसे पुराने अभिलेख हैं?
तो वो अभिलेख आपके प्राकृत भाषा में है। ठीक है, तो अभिलेख ऐसी कोई भी चीज जो हार्ड सरफेस पे लिखी गई हो। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानने के लिए जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शिलालेखों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस जगह पे। बहुत सारे टेम्पल्स भी हमको मिले हैं, और बहुत सारे टेम्पल्स में अब जैसे क्या आपने देखा है, कोई भी टेंपल बनता है या कोई भी बिल्डिंग ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस बनती है, तो जिसने उसके लिए डोनेशन किया होता है वो लोग अपना नाम लिखवा देते हैं वहां पे। ठीक है, जैसे कोई भी मंदिर है, जैसे अभी मैं आज काशी विश्वनाथ से होकर के आई, वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था। वो पूरा कॉरिडोर जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया है, मतलब गवर्नमेंट ने बनवाया है, और उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। तो वहां पे बोर्ड में लिखा हुआ है सौजन्य से, ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ श्री योगी आदित्यनाथ, इस तरीके से। तो वैसा ही पुराने टाइम पे भी होता था। ऐसे जो भी लोग हैं जो मंदिर के लिए दान देते थे, चाहे उन्होंने अपनी जमीन दान की हो, चाहे मंदिर के कंस्ट्रक्शन में फंड्स दिए हो, चाहे मंदिर में घंटियां लगवाने का काम किया हो, या कोई भी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट चीज उन्होंने दान की हो, वो वहां पर मंदिर में लिखवा देते थे। पत्थर पर, कठोर सतह पर लिखवा देते थे। जैसे आज के टाइम पे मार्बल पे लिखवाने का चलन है, वैसे ही उस टाइम पर भी लोग जो है अपना दिया हुआ डोनेशन लिखवा दिया करते थे। तो ये भी एक सोर्स बन जाता है हमारे लिए, ये भी एक स्रोत बन जाता है विजयनगर एम्पायर के बारे में जानने का। ठीक है, अब इसके अलावा क्या सोर्सेज हैं, तो बहुत सारे यात्री, आप अगर विजयनगर की लोकेशन देखेंगे, कल भी मैंने आपको मैप दिखाया था, जस्ट अ मिनट, अगर मैप हो तो मैं यहीं पे दिखा दूं। हाँ, आप विजयनगर एम्पायर की लोकेशन देखिए, ये जो पार्ट है ये सी से घिरा है, ये है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, और ये है आपका अरेबियन सी, और नीचे है आपका इंडियन ओशियन। ठीक है, अच्छा आपने शायद एक वर्ड सुना हो, जियोपॉलिटी, सुना है, जियोपॉलिटी। ठीक है, मतलब ऐसी पॉलिटिक्स जो कि ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस हो रही हो। ज्योग्राफी का एक बहुत मेजर रोल होता है। हम हमेशा ये समझ रहे होते हैं कि हिस्ट्री में ज्योग्राफी का क्या लेना देना, या ज्योग्राफी में पॉलिटी का क्या लेना देना, या पॉलिटी में ज्योग्राफी का क्या लेना देना। बट सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सब आपस में कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो वाला पार्ट है ना, इसको ज्योग्राफिकली बोला जाता है पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। तो ये दरअसल ये वाला जो रूट है, ये व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ट्रेड के लिए बहुत सफिशिएंट रूट है, ये बहुत अच्छा रूट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इधर से भी लोग आ सकते हैं, सी के जरिए, समुद्र के जरिए। ठीक है, लोग इधर से भी आ सकते हैं, और नीचे श्रीलंका साइड से भी व्यापार हो सकता है। तो व्यापार के स्रोत यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। अब उस टाइम पे एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स तो होते नहीं थे, तो व्यापार के दो ही स्रोत बचे, या तो आप भूमि मार्ग से जाओ या तो आप जल मार्ग से जाओ। तो मान लीजिए कि अगर कोई किंगडम इस जगह पर सिचुएटेड है, अगर कोई शहर है जो यहाँ पर है, इसको व्यापार भेजना है, इसको व्यापार करना है। मे बी आपको येलो कलर दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, मान लीजिए कोई शहर इस जगह पे स्थित है, यहां से सामान भेजना है, तो इसके पास सिर्फ एक ही मार्ग बचा, भूमि मार्ग। अगर इसको यहां से यहां सामान भिजवाना है तो इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये भूमि मार्ग से सामान भिजवाए। लेकिन अगर कोई शहर है जो इस जगह पे है और उसको इस जगह पे सामान भिजवाना है, तो वो यहाँ पर भी ऐसे भी व्यापार कर सकता है और वो ऐसे भी व्यापार कर सकता है। ठीक है, तो एक बहुत रेलेवेंट चीज जो उस समय पे हमें देखने को मिली विजयनगर का, एक ये फैक्टर भी बहुत ज्यादा फेवर में काम किया विजयनगर के, कि उसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी। ठीक है, विजयनगर की जो लोकेशन है ओवरऑल वो काफी ज्यादा अच्छी थी। इस वजह से विजयनगर एक काफी इंपॉर्टेंट एम्पायर के रूप में निकल करके आता है। ठीक है, अब बहुत सारे, तो हमें इसी टाइम पे बहुत सारे यात्री जो हैं विजयनगर आए थे। ठीक है, न सिर्फ व्यापार हो रहा था बल्कि बहुत सारे लोग घूमने के लिए, देखने के लिए संस्कृति को विजयनगर आया करते थे। बहुत सारे यात्री इसमें शामिल हैं, जैसे कि पहला एक नाम आपको याद रखना है, इटली से आया था निकोलो दे कोंटी। ठीक है, निकोलो दे कोंटी आया था आपका इटली से। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अब्दुल रजाक समरकंदी। ठीक है, समरकंदी कहाँ से आया था, हेरात से आया था। ठीक है, हेरात के पास ही जगह है समरकंद, वहां से आया था। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं जिनके अकाउंट्स से हमको विजयनगर के बारे में पता चलता है। रशिया से आया था आपका अफनासी निकितिन। तो ये कुछ एक नाम है। अब हम आते हैं पीपीटी पर और बहुत ही डिटेल में इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें विजयनगर के बारे में कैसे पता चलता है, बहुत सारे अभिलेखों से। ठीक है, राजाओं और नायकों द्वारा मंदिरों को दिए हुए दान जो कि अभिलेखों में, शिलालेखों में बरामद किए गए हैं। तो सबसे पहला सोर्स विजयनगर के बारे में फाइंड करने का, विजयनगर के बारे में पता लगाने का क्या है,
है इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस सबसे पहला सोर्स है, ठीक है। दूसरा सोर्स क्या है, ट्रैवलर अकाउंट्स, यात्रियों द्वारा दिए हुए विवरण, ठीक है, यात्रियों द्वारा दिए हुए विवरण, ये है दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स, ठीक है। तो पहला हो गया लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे अभिलेख जो खुदाई में मिले हैं, और दूसरा है बहुत सारे ट्रैवलर्स, बहुत सारे यात्री जो यहाँ पर आए और इन्होंने यहाँ के बारे में लिखा। अब कौन कौन से यात्री आए ये बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है इटली से आया आपका निकोलो डे कॉन्टी, ठीक है, निकोलो डे कॉन्टी जो है वो इटली से आया। उसके बाद अब्दुल रजाक समरकंदी, इसको पर्शिया के राजा ने भेजा था, बट ये हेरात से आया था, हेरात या समरकंद से आया था, ठीक है। तो अब्दुल रजाक समरकंदी। उसके बाद अफनासी निकितिन, ठीक है, ये कहां से आया था, रशिया से आया था। ये तीनों यात्री 15वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है। तो 15वीं शताब्दी में आने वाले तीनों यात्रियों का नाम याद रखिएगा, निकोलो दे कोंटी, अब्दुल रजाक समरकंदी और आपका अफनासी निकितिन, ठीक है। उसके बाद तीन याद रखिएगा जो 16th सेंचुरी में आए, पहला है आपका दुआर्ते बारबोसा, फिर है आपका डोमिंगो पेस और है आपका फर्नाओ नूनेस, ठीक है। तो इन तीनों का नाम याद रखना है। 15वीं शताब्दी में कौन कौन आया, निकोलो दे कोंती इटली से, अब्दुल रजाक समरकंदी हेरात से और अफनासी निकितिन रशिया से। और 16वीं शताब्दी में कौन कौन आया, दुआर्ते बोरबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नाओ नूनेस, ठीक है। एक काम करते हैं, एक पीपीटी लेते हैं और आपके लिए एक ही जगह पर लिख देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। याद करते करते, साथ में ही याद करते करते चलिए ताकि बाद में फिर आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो विजयनगर में आने वाले यात्री कौन कौन से थे। सबसे पहली बात, 15वीं शताब्दी के तीन नाम याद रखिएगा। पहले हैं आपके निकोलो डे कोंटी, ठीक है, निकोलो डे कोंटी, ठीक है। दूसरे हैं आपके अब्दुल रजाक समरकंदी, अब्दुल रजाक समरकंदी। और तीसरे कौन है आपके, अफनासी निकितिन, ठीक है। तीसरे कौन है, अफनासी निकितिन, ये आया था रशिया से। अब 16th सेंचुरी में आने वाले तीन यात्रियों के नाम, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। 16th सेंचुरी से आने वाले यात्रियों के नाम कौन कौन से हैं। पहला है आपका दुआर्ते बारबोसा, ठीक है, दुआर्ते बारबोसा। दूसरा है आपका डोमिंगो पेस, ठीक है, डोमिंगो पेस। और तीसरा है आपका फर्नाओ नूनेस, ठीक है, फर्नाओ न्यूनेस। तो ये तीनों यात्रियों के नाम, 6 के 6 यात्रियों के नाम आपको याद रखने हैं। तो बहुत सारे यात्रियों के विवरण से भी हमको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। अब देखिए, डोमिंगो पेस का एक डिस्क्रिप्शन है विजयनगर के बारे में। डोमिंगो पेस जो 16वीं शताब्दी में आया था, 16th सेंचुरी में आया था। कभी कभी पता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको 4-5 यात्रियों के नाम दे देगा, 4 यात्रियों के, 5 यात्रियों के, और क्वेश्चन होगा इनमें से कौन सा यात्री विजयनगर में 16वीं शताब्दी में आया था, 16th सेंचुरी में आया था। तो आपको बहुत सारे नाम दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऐसा नाम ढूंढना होगा जो 16वीं शताब्दी में आया था। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको उन सारे यात्रियों के नाम पता होंगे जो 16वीं शताब्दी में विजयनगर आए थे। तो डोमिंगो पेस का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये आता है विजयनगर, और विजयनगर के बारे में लिखता है कि विजयनगर को देखने के लिए ये एक हिल पे चढ़ता है, एक पहाड़ी पे चढ़ता है। और विजयनगर इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि हालांकि उसने बहुत सारी चीजें देखी विजयनगर की, बट फिर भी एक बहुत बड़ा पार्ट उससे छूट गया, ठीक है। मतलब किसी भी एक स्पॉट से वो पूरे शहर को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर था और इसमें बहुत सारी हिल्स भी थी, ठीक है। इसने बोला कि विजयनगर जो है वो रोम जितना बड़ा है, इटली में जो रोम है वहां जितना बड़ा है। और यहाँ पर जो है पैलेस जो है किंग का, जो महल है किंग का, वहां पे एक पाम ग्रोव यानी कि बहुत बड़े बड़े ताड़ का उपवन है, अन्य समृद्ध फल देने वाले पेड़ पौधे हैं, मतलब बहुत एकदम हरा भरा है, AQI बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विजयनगर का कंपैरिजन रोम के साथ किसने किया है, ठीक है। विजयनगर का जो शहर है इसका कंपैरिजन रोम के साथ किसने किया है, तो इसका कंपैरिजन रोम के साथ डोमिंगो पेस ने किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो अब ये तो बातें हो गई कि सिटी के बारे में जानने के सोर्सेस क्या थे, विजयनगर के बारे में जानने के स्रोत क्या थे, कि ट्रैवलर्स के लिखे हुए अकाउंट्स हो गए, ठीक है, उसके बाद आपके इंस्क्रिप्शंस हो गए, ये सारी चीजें। अब हम देखेंगे कि ये शहर कहाँ पे है, स्प्रॉलिंग सिटी, जल के क्या संसाधन है यहाँ पर। तो विजयनगर एम्पायर को जब आप देखिएगा तो देखेंगे कि तुंगभद्रा रिवर के किनारे बसा हुआ है, शहर जो है वो तुंगभद्रा रिवर के किनारे है, और साम्राज्य कृष्णा रिवर के पूरा नीचे का जो एरिया है वो विजयनगर एम्पायर में आता था। तो ये लोग यहाँ पर बहुत सारे एम्बार्कमेंट्स बनवाते थे, टैंक्स बनवाते थे, डैम्स बनवाते थे, मतलब बांध बनवाने का काम करते थे, ठीक है, और बहुत सारे कह सकते हैं टैंक्स, यानी कि जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है, पानी को स्टोर किया जाता है, वो भी बनवाने का काम करते थे। तो अलग अलग साइज के टैंक्स यहाँ पर इन्होंने बनवा रखे हैं, क्योंकि जो विजयनगर है वो रिवर तुंगभद्रा के बेसिन पर, तुंगभद्रा के तट पर स्थित है, ठीक है। 15th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एक टैंक बना था जिसको बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, ये आपको याद रखना है, कमलापुरम टैंक, ठीक है। नागलपुरम और कमलापुरम में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नागलपुरम क्या है, नागलपुरम है शहर का नाम, नागलपुरम था वो शहर जो कि कृष्णदेव राय ने बसाया था अपनी माता के लिए, और कमलापुरम है एक टैंक का नाम, ठीक है। तो ये टैंक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आसपास के खेतों को भी पानी देता था और रॉयल सेंटर तक भी पानी यहाँ पे जाता था, ठीक है। जो रॉयल सेंटर बना हुआ था, अब रॉयल सेंटर क्या है, शाही केंद्र क्या है, उसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे, बट यहाँ पर टैंक्स बनवाने का प्रचलन था, बांध बनवाने का भी प्रचलन था, ठीक है। बहुत सारे नहरों के साक्ष्य भी हमको विजयनगर से मिले हैं। एक नहर इंपॉर्टेंट है, हिरिया कैनाल, ठीक है। हिरिया नहर जो है इसके साक्ष्य भी हमको विजयनगर से मिले हैं। ये तुंगभद्रा के किनारे जो है जितनी भी चीजें रहती थी वहां से पानी लेकर के आती थी और शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया करती थी। और ये जो हिरिया कैनाल है ये संगम डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगम वंश के राजाओं ने क्या बनवाया था, तो संगम वंश के राजाओं ने हिरिया नहर को बनवाया था। तो तीन चीजों के नाम याद रखिएगा, नागलपुरम, कमलापुरम और हिरिया कैनाल, ठीक है। हिरिया कैनाल तुंगभद्रा रिवर से पानी लेकर के आती थी और पूरे शहर में उस पानी का संचार किया करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर डैम्स यानी कि बांध, बड़े बड़े टैंक बनवाने का प्रचलन, ये सब है। जल की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, जल के संसाधन बहुत अच्छे से हैं। कैनाल की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता में भी हमको कैनाल के साक्ष्य मिले हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप साथ साथ में रिवाइज भी करते हुए चलें। हड़प्पा सभ्यता में कैनाल के साक्ष्य, नहरों के साक्ष्य शोरतुघई से मिले हैं। अफगानिस्तान में एक बहुत छोटा सा हड़प्पन सेटलमेंट है शोरतुघई, वहां से हमको नहरों के साक्ष्य भी मिले हुए हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत किलेबंदी और सड़कों के बारे में बात कर लेते हैं कि वहां पे किले कैसे हुआ करते थे, सड़कें कैसी हुआ करती थी, किलाबंदी कैसी थी, इन सब चीजों के बारे में भी बात करना जरूरी है। तो अब्दुल रजाक समरकंदी जो है उसने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बताया है, बहुत ही डिटेल में इसके बारे में लिखा है। ये 15वीं शताब्दी में कैलीकट यानी कि जो कोझिकोड है आज के टाइम पे, कैलीकट में आया था और ये वहां की फोर्टिफिकेशन, वहां के किलों से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड था। इसने देखा कि विजयनगर में 7 लाइन ऑफ फोर्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि किले की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया, ठीक है। मतलब कि आपने अगर देखिए एक काम करिए, यहाँ पे शायद फोटो नहीं इंक्लूडेड है, आप गूगल पे जाइए, ठीक है, और सर्च करिए आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट जयपुर में है। आप में से अगर कोई घूमने भी गया होगा बाई चांस तो आपने देखा होगा कि फोर्ट तो फोर्ट मतलब किला तो बना हुआ है, साथ में किले के आसपास दीवार बनी है और वो दीवार शहर के एक बड़े इलाके को अपने अंदर कवर करती है। पूरे पहाड़ों में दीवारें बनवा के रखी है उन्होंने, ठीक है। आपने में भी सुना हो कुंभलगढ़ के किले के बारे में, तो कुंभलगढ़ का किला कैसा है, किला है और उसके आसपास बहुत बड़ी सी दीवार है जो पूरे अरावली रेंजेस को कवर कर रही है। तो इसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य में भी पूरा सेटलमेंट फोर्टिफाइड था। पूरा सेटलमेंट जहां जहां लोग रह रहे थे वो किलेबंद जगह थी, मतलब वहां पे दीवारें बनी हुई थी और किले बने हुए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहर जहां लोग रह रहे हैं उसी को किलाबंद किया गया है, बल्कि विजयनगर साम्राज्य के जितने जंगल हैं, जितने खेत हैं, सबको किलाबंद किया गया है। 7 लाइन ऑफ फोर्ट्स देखने को मिलती हैं, 7 बड़ी बड़ी दीवारें, ठीक है। जो आउटर मोस्ट वॉल है वो शहर के आसपास की पहाड़ियों को भी जोड़ा करती थी, मतलब किला बना हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक काम करते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए एक रेफरेंस पिक्चर बना रही हूँ, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है, मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है, ठीक है। मान लीजिए ये किला है, ठीक है। अब ये जो किला है यहाँ पर लोग रहते हैं, ये लोगों के घर हैं, ठीक है, ये लोगों के घर हैं।
अब लोगों के घर हैं और यहाँ पे लोगों के खेत हैं, ठीक है, ये लोगों के खेत हैं। उसके बाद ये पीछे पहाड़ियां हैं, पूरा जो एरिया है ये पहाड़ से घिरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा चारों तरफ क्या है, पहाड़ी वाला इलाका है। तो अब किला तो बन गया, ठीक है, बट हमें पता चलता है कि ये ना सिर्फ ये किले के आसपास दीवार बनी हुई थी, बल्कि किले से ही निकलती हुई और दीवारें इस पूरे लोगों को घेर रही थी, ठीक है, सिटी को, सिटी वाला एरिया जो शहर एरिया था उसको ये दीवारें कवर करती थी, बल्कि ये एग्रीकल्चर वाले खेत जो हैं इसके आसपास भी किले की दीवारें बनी हुई थी। जो इसकी सबसे बाहरी दीवार है वो पहाड़ियों को भी कवर करती है, मतलब पूरे को किले बंद बना दिया गया है, पूरी जो जगह है वहां पर अच्छे से किलेबंदी इन्होंने करके रखी है। अब किलेबंदी को करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे इनका क्या था कि सिक्योरिटी के पर्पस के लिए, तो सिक्योरिटी के पर्पस के लिए ये लोग यहाँ पर किलेबंदी वगैरह किया करते थे, ठीक है। कोई भी मोर्टार, कोई भी सीमेंटिंग एजेंट यहाँ पर यूज नहीं होता था। तो अब आप बोलेंगे कि मैम अगर कोई सीमेंट नहीं यूज हो रही, कोई मोर्टार नहीं यूज हो रहा, तो ये सारी चीजें साथ में रह कैसे रही हैं, पत्थर कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये लोग पत्थरों को इस तरीके से कट किया करते थे कि पत्थर जैसे ही आए तो वो अपने आप जुड़ जाए। क्या आपने देखा है कुछ जगह पे ऐसी रोड्स बनी होती हैं, मेरे घर साइड भी एक दो रोड्स ऐसी बनी हुई हैं जिसमें इस तरीके के स्टोन्स यूज किए जाते हैं, ऐसा करके कुछ पत्थर होता है इस टाइप का, मतलब शेप वाला, ऐसा 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 करके शेप वाला पत्थर होता है, उसको बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगा दिया जाता है, उसमें सीमेंट नहीं यूज होती, वो अपने आप चिपकता चला जाता है। तो उसी तरीके का ये लोग काम किया करते थे, पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक इनको अपनी जगह पर रखते थे, इनको काट के इस तरीके से लगाते थे ताकि अच्छे से ये सारी चीजों को कवर कर सके, ठीक है, अच्छे से सारी चीजों को बना सके। बिना मोर्टार के, बिना सीमेंट के किस तरीके से पत्थरों को साथ में रखना है, इसकी कला भी ये लोग जानते थे, ठीक है। तो अब्दुल रजाक बताता है कि जो दूसरी तीसरी वॉल है उसके बीच में फील्ड्स भी थी, गार्डन भी था, घर भी था, मतलब जो किला है वो पूरी पॉपुलेशन को इंटायरली कवर कर रहा है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए पूरी जो सिचुएशन है उसको क्या कर दिया गया है, दीवार बंद कर दिया गया है, सब कुछ उसके अंदर पर बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो ये था फोर्टिफिकेशन और ट्रेड के बारे में, किस तरीके से वहां पर किलेबंदी हो रही थी। अब जब हम शहर की बात कर ही रहे हैं तो हम वहां की पॉपुलेशन की भी बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि शहर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक है आपका सिटाडेल और दूसरा है आपका लोअर टाउन यानी कि निचली बस्ती। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो शहर है वो दो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसी में से एक है आपका अर्बन कोर, एक अभी आगे आएगा सेक्रेड सेंटर, ठीक है। तो अर्बन कोर के बारे में देखते हैं, शहरी कोर के बारे में देखते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट वाला जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, जैसे ये मानिए ये मैप है आपका, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वेस्ट और साउथ, तो ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता था अर्बन कोर। अब अर्बन कोर में क्या है, शहरी कोर में क्या है कि बहुत सारे रिच व्यापारी वगैरह यहाँ पर रहा करते थे। यहीं पर मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर भी हुआ करता था, मतलब अमीर अमीर व्यापारी रह रहे हैं और मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर भी है। यहाँ पर बहुत सारे मकबरे भी थे, बहुत सारे मस्जिद भी थे, और यहाँ पर हम्पी जैसे ही, जैसे हम्पी में टेम्पल्स बने हैं उसी तरीके का आर्किटेक्चर यहाँ के घरों पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब आज के टाइम पे वहाँ के जो नॉर्मल लोग थे, जो लोकल लोग थे, उनके घर तो नहीं बचे हैं, उनके घर हमें नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो 16वीं सेंचुरी का व्यापारी है बारबोसा, कौन बारबोसा, दुआर्ते बारबोसा, अभी पढ़ा था ना इसके पहले पीछे, ठीक है। तो ये जो दुआर्ते बारबोसा है ये वहां के बारे में बहुत डिटेल में बताता है, जो लोगों के, आम लोगों के जो घर हैं जो आज के टाइम पे नहीं बचे हैं उनके घरों के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो ये बताता है कि जो उस टाइम पे लोग जो है, ऑर्डिनरी लोग जो है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो पक्के मकान नहीं बनाया करते थे, वो घास फूस के मकान बनाते थे, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से अपना मकान बनाते थे और लंबी लंबी गलियों में, खुली खुली जगहों में रहा करते थे। आज के जैसा कंजस्टेड सिस्टम नहीं था वहां पे, अच्छे से रहते थे, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है आपका शहर का रॉयल सेंटर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा, देखिए ऐसे हम यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पर था आपका अर्बन कोर, ठीक है, अर्बन कोर, शहरी वाला, शहरी कोर, जहां पर रिच व्यापारी रहा करते थे, ठीक है। और साउथ वेस्टर्न पार्ट में क्या है आपका रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर को ही सेक्रेड सेंटर भी बोला जाता था, धार्मिक सेंटर भी बोला जाता था। रॉयल सेंटर क्या है, शाही केंद्र,
इसी को सेक्रेड सेंटर भी बोला जाता था। यहाँ पर क्या था, बड़े बड़े बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस थे, ठीक है, जैसे कि राजा महाराजाओं के रहने के पैलेसेस, उसके बाद आपके बड़े बड़े टेम्पल्स, ठीक है, तो बड़े बड़े टेम्पल्स हो गए, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, ये सब चीजें यहाँ पर थी, ठीक है, रॉयल सेंटर में। तो रॉयल सेंटर साउथ वेस्ट पार्ट में हुआ करता था। अगर हम शहर का मैप देखें तो साइड पे इस जगह पे रॉयल सेंटर हुआ करता था। इसमें 60 के ऊपर टेम्पल्स है और 30 बिल्डिंग्स ऐसी मिली हैं जिसको पैलेस की तरह देखा गया है, यानी कि बड़े बड़े 30 महल भी यहाँ से मिले हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है हिस्ट्री के बारे में पढ़ने का, विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक हमको महल टाइप का भी मिला है, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिले हैं। जैसे आपने देखा होगा हर जगह के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारे दिमाग में आता है वो है ग्रेट बाथ। उसके बाद ग्रेट ग्रैंडरी का स्ट्रक्चर आता है। वेयर हाउस के बारे में हम सोचते हैं कि 700 कुएं मिले हैं मोहनजोदारो से। तो उसी तरीके से हालांकि विजयनगर में बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारी बिल्डिंग्स मिली, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस मिले, लेकिन जो सबसे नोटेबल है वो क्या है, जस्ट अ मिनट, हाँ, यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है। पहला है आपका ऑडियंस हॉल, ठीक है, पहला क्या है, ऑडियंस हॉल, और दूसरा है आपका महानवमी डिब्बा, ठीक है। इन दोनों को मिला करके बोला जाता है हाउस ऑफ विक्ट्री। तो अभी हम आगे फोटोज भी देखेंगे। तो दो तरह की जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हमें विजयनगर से मिली है, पहला है उसमें ऑडियंस हॉल यानी कि दर्शकों का हॉल, और दूसरा है महानवमी डिब्बा। दरअसल होता क्या था, यहाँ पर आपने देखा होगा शारदीय नवरात्र जब पढ़ते हैं तो नवरात्र होते हैं 9 दिन के, ठीक है। अब इसमें जो 10वां दिन होता है वो होता है दशहरा का, जिसमें रावण को जलाया जाता है, रावण दहन होता है, और जो 9वां दिन होता है उसको बोला जाता है रामनवमी, ठीक है, आपने सुना होगा रामनवमी। तो जो फंक्शंस होते हैं दुर्गा पूजा के वो लगभग मान के चलिए षष्ठी से 6th डे से शुरू होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कब होता है, अष्टमी वाला दिन, 8th वाला डे, और कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, 9th वाला डे। तो 8th और 9th डे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य में भी नवरात्रि के 9 और 10 वाले दिन एक बहुत बड़ा फंक्शन वगैरह हुआ करता था, बहुत बड़ी रिलीजियस एक्टिविटीज हुआ करती थी, और वो जहाँ पे होता था उसी को महानवमी डब्बा बोला गया है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे, 1 मिनट 10 सेकंड रुक जाइए, तुरंत आप लोगों को फोटो दिखा देते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ना रह जाए। हाँ जी, ये देखिए, ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये फोटो है आपकी महानवमी डब्बे की, ठीक है। ये है आपका महानवमी डब्बा। इसका बहुत सारा पार्ट वुड से भी बना हुआ था, लकड़ी से भी बना हुआ था, लेकिन वो लकड़ी आज के टाइम पे डिके कर गई है, खराब हो चुकी है, विदर अवे हो गई है, लेकिन ये स्टोन से बना हुआ स्ट्रक्चर आज भी यहाँ पर है, ठीक है। तो महानवमी डब्बा में कार्यक्रम हुआ करते थे, और वहीं पर पास में था आपका दर्शक हॉल, आपका ऑडियंस हॉल, और इन दोनों को मिला करके यानी कि महानवमी डब्बा और ऑडियंस हॉल दोनों को मिला करके बोला जाता था हाउस ऑफ विक्ट्री, यानी कि विजय का घर, इसको बोला जाता था विजय का घर। तो ये बिल्डिंग्स आस ही पास बनी हुई थी, ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा, इसको बोला गया हाउस ऑफ विक्ट्री। और किसने बोला, पेस ने बोला, डोमिंगो पेस, जो डोमिंगो पेस थे उन्होंने इसको हाउस ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय का घर कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोग मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, महानवमी डब्बे के बारे में पढ़ेंगे। तो महानवमी डब्बा क्या है, किंग का पैलेस। देखिए किंग के पैलेस से काफी अलग एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। किंग का जो पैलेस है वो एक बहुत बड़ा रॉयल रेसिडेंस है। किंग के पैलेस के पास में ही, किंग के पैलेस के कॉम्प्लेक्स में ही दो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, दो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। पहला आपका ऑडियंस हॉल और दूसरा आपका महानवमी डब्बा। अब ये जो महानवमी डब्बा है ये शहर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, शहर का सबसे ऊंचा पॉइंट है, ठीक है। आपने देखा ना अभी कैसा ऊंचा प्लेटफॉर्म की तरह बना है, तो शहर का सबसे ऊंचा पॉइंट इसको कंसिडर किया जाता है। ये 11,000 स्क्वायर फीट का है, 40 फीट इसकी हाइट है। पहले माना जाता था कि इसमें एक वुडन स्ट्रक्चर भी था, एक लकड़ी का स्ट्रक्चर भी था, लेकिन अब इसमें जो लकड़ी है वो डिके हो चुकी है, लकड़ी जो है वो हट चुकी है। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था कि महानवमी वाले दिन,
ठीक है, महानवमी जो होती है नवरात्रि की, उसके वाले दिन यहाँ पर रिचुअल्स किए जाते थे, यहाँ पर बहुत सारे अनुष्ठान वगैरह किए जाते थे, इसीलिए इसको बोला गया महानवमी डब्बा। ठीक है, यही चीजें जो मैंने अभी आपको बताया कि दशहरा होता है, दुर्गा पूजा होता है, उसी में 9वां दिन जो होता है वो महानवमी का होता है, तो वही वाले प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ पर किए जाते थे और ऑडियंस हॉल में दर्शक बैठ करके इन प्रोग्राम्स को देखते थे। अब किस तरीके के प्रोग्राम्स होते थे ये भी जरूरी है, तो मूर्तियों की पूजा की जाती थी, हॉर्स की पूजा की जाती थी, यानी कि जो घोड़े होते थे उनकी पूजा की जाती थी, बफेलो की, अदर एनिमल्स की, तो बहुत सारे जानवरों की पूजा यही महानवमी डब्बे पर की जाती थी। 1 मिनट रुकते हैं और फिर हम अपनी क्लास को फिर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो किंग का पैलेस हो, चाहे वो ऑडियंस हॉल हो, चाहे वो महानवमी डब्बा हो, ये सारी बिल्डिंग्स रॉयल सेंटर में थी, शाही केंद्र में थी। इसी रॉयल सेंटर को सेक्रेड सेंटर भी बोला जाता था। ठीक है, अच्छा, और भी बिल्डिंग्स थी शाही केंद्र में, और भी बिल्डिंग्स थी इस रॉयल सेंटर में, जैसे कि आप देखेंगे एक बहुत सबसे सुंदर बिल्डिंग है लोटस महल की। ठीक है, 19वीं सेंचुरी में खोजा गया था लोटस महल, कंफ्यूज नहीं होना है, दिल्ली वाला लोटस टेम्पल अलग है, ये अलग है। लोटस महल जो है, हालांकि इसका नाम जो है वो महल है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजाओं के द्वारा और मंत्रियों के द्वारा मंत्रणा करने के लिए, मीटिंग वगैरह करने के लिए किया जाता था। ठीक है, अच्छा, जो मैकेंजी है, जो कॉलिन मैकेंजी हैं, जब उन्होंने हम्पी का सर्वे मैप बनाया, सर्वेक्षण के लिए मैप बनाया, तब उन्होंने इसमें बोला था कि हालांकि इसका नाम लोटस महल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैलेस था, किला था, ये जो है ये काउंसिल चैम्बर की तरह इस्तेमाल किया जाता था, एक परिषद कक्ष की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जहां राजा अपने सलाहकारों से मिलता था और ये लोग मीटिंग खेलते थे। ठीक है, मीटिंग होती थी यहाँ पे, वो वाला मीम सुना है ना आपने, मीटिंग करिए, मीटिंग खेलिए, मीटिंग, तो ये लोग मीटिंग करते थे यहाँ पे, कहाँ पे, काउंसिल चैम्बर में, परिषद कक्ष में, और परिषद कक्ष की तरह ये लोग लोटस महल को ही इस्तेमाल करते थे। तो लोटस महल क्या है, विजयनगर एम्पायर का काउंसिल चैम्बर है, परिषद कक्ष है, जहां पे किंग जो है वो अपने एडवाइजर्स से मिला करता था। ये सारी बिल्डिंग्स आपके रॉयल सेंटर में ही है, शाही केंद्र में ही है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है यहाँ पे आपका हजार राम टेम्पल। ठीक है, हजार राम मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन इस टेम्पल की खास बात क्या है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ राजा और उनके परिवार जनों द्वारा ही किया जाता था, और कोई लोकल पब्लिक इसको इस्तेमाल नहीं करती थी, सिर्फ राजा और राजा का परिवार ही इस बिल्डिंग का इस्तेमाल करता था। ठीक है, और इस मंदिर के अंदर, इस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के चित्र उकेरे गए हैं। ठीक है, रामायण की जो पूरी स्टोरी है उसको इंक्लूड किया गया है हजार राम मंदिर पर। तो सेक्रेड सेंटर की हमने बात कर ली, तो पूरा जो शहर है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है आपका रॉयल सेंटर, इसी में जो मंदिर वाला एरिया था उसको सेक्रेड सेंटर बोला गया, धार्मिक सेंटर बोला गया, और दूसरा है आपका अर्बन कोर, शहरी कोर। ठीक है, दूसरा क्या है, अर्बन कोर, शहरी कोर वाला पार्ट। ठीक है, तो ये 2 मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है शहर में। अर्बन कोर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी पार्ट में है, और रॉयल सेंटर जो है वो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिमी पार्ट में लोकेटेड है। रॉयल सेंटर में 60 के ऊपर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस मिले हैं, जिसमें 30 तो केवल महल ही महल हैं, 30 पैलेसेस हैं, बाकी 30 में मंदिर आते हैं, काउंसिल चैम्बर वगैरह आ जाता है, आप चाहे ऑडियंस हॉल ले लीजिए, महानवमी डब्बा ले लीजिए, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आती हैं। ऑडियंस हॉल और महानवमी डब्बा को मिला करके डोमिंगो पेस ने उसको हाउस ऑफ विक्ट्री, विजय का घर बोला है। ठीक है, तो हजार राम मंदिर के बारे में याद रखिएगा, और आपको याद रखना है महानवमी डब्बे के बारे में, ऑडियंस हॉल के बारे में, और लोटस महल के बारे में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए गए, इस पूरे एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स भी हैं। आपको कल मैंने बताया भी था, इसके पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया भी था कि जो आप 50 रुपए के नोट के पीछे चैरियट देखते हैं, रथ देखते हैं पत्थर का, वो भी हम्पी में ही बना हुआ है। ठीक है, तो उस समय के जो रूलर्स हैं वो टेम्पल बिल्डिंग को बहुत इंकरेज करते थे, वो बोलते थे कि मंदिरों का निर्माण करवाना चाहिए, और मंदिरों के निर्माण में खुद को ईश्वर से जोड़ने का साधन बताते थे। जैसे आपने देखा होगा जो कुषाण है वो
सिक्कों के पीछे भगवान के साथ अपनी फोटो बनवा दिया करते थे ताकि वो खुद को दिव्यता की ओर दिखा सकें, खुद को दिव्य दिखा सकें, डिवाइन दिखा सकें। तो उसी तरह से ये लोग भी क्या करते थे, खुद को डिवाइन दिखाने के लिए, खुद को भगवान के निकट दिखाने के लिए मंदिरों का कंस्ट्रक्शन करवाया करते थे। अब मंदिरों का जो रेलेवेंस है उस टाइम पे सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं था। उस टाइम के जो मंदिर हैं उनको सेंटर्स ऑफ लर्निंग की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था, शिक्षा के केंद्र की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था, और उस समय के मंदिरों को कल्चरल सेंटर, सांस्कृतिक सेंटर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम, चाहे वो डांस से रिलेटेड हो, नाटक से रिलेटेड हो, सिंगिंग से रिलेटेड हो, ये सारी चीजें भी उस टाइम पे मंदिरों में हुआ करती थी। इवन मंदिरों में व्यापार भी हुआ करता था। बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो मंदिरों में गुट बना करके मिला भी करते थे। तो उस टाइम पे टेम्पल जो है वो शिक्षा के केंद्र की तरह भी हो रहे थे। बहुत सारे रूलर्स, बहुत सारे नायक, बहुत सारे मिलिट्री चीफ्स, ऐसे जितने धनी व्यापारी हैं वो सब मंदिरों के मेंटेनेंस के लिए कुछ ना कुछ दान हमेशा किया करते थे। ठीक है, तो विजयनगर जो सिटी है उसको इसलिए भी उस लोकेशन पे बसाया गया क्योंकि वहां पे विरूपाक्ष मंदिर था और पंपा देवी का मंदिर था। पंपा देवी ही वहां की लोकल मदर गॉडेस है, लोकल मातृ देवी है। ठीक है, मातृ देवी कौन है? पंपा देवी। और विरूपाक्ष का मंदिर वहां पर बना हुआ है। ठीक है, तो अच्छा, जो विजयनगर के रूलर्स हैं वो विरूपाक्ष को भगवान विरूपाक्ष को विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। ठीक है, उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। यहाँ पर आ रहा है आपका एक ऐसा क्वेश्चन जो आपसे 2 बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा एक बार खाना खाना भूल जाओ, लेकिन ये नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी चीजों में मैंने स्टार मार्क कर दिया है वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है या तो उनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, इसके पहले वाली क्लास में, कि जो विजयनगर के राजा थे वो जो ऑर्डर दिया करते थे, जो शाही फरमान जारी करते थे, रॉयल ऑर्डर जारी करते थे, उसमें जहां पे नीचे, अब देखिए जैसे आप लोग लिखते हैं ना, एप्लीकेशन लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली या योर्स फेथफुली, या हिंदी में लिखेंगे तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, फिर अपना नाम लिखते हैं और साइन करते हैं। तो कोई भी ऐसे फॉर्मल लेटर लिखा जाता है तो नीचे साइन होती है। तो उसी टाइम पे जो रॉयल ऑर्डर साइन होते थे उसमें राजा की साइन नहीं होती थी। जो राजा है वो साइन करते थे किसके नाम पे? श्री विरूपाक्ष के नाम पे। मतलब राजाओं का ऐसा कहना था कि असली राजा कौन है, एक्चुअली में राजा कौन है? विरूपाक्ष है, भगवान विरूपाक्ष है। तो जितने भी शाही फरमान होते थे वो श्री विरूपाक्ष करके साइन होते थे, और ये श्री विरूपाक्ष कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। ठीक है, कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। जैसे अगर नॉर्मली साइन की जाए तो कैसे होगी? ये हो गई आपकी इंग्लिश में अगर कर दी गई, ठीक है, उसके बाद अगर आपकी हिंदी में कर दी गई तो ये हो गई देवनागरी स्क्रिप्ट। वैसे ही श्री विरूपाक्ष जो है वो कन्नड़ भाषा में लिखा जाता था। कन्नड़ भाषा में विजयनगर एम्पायर के सारे रूलर्स साइन करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के एक रूलर टाइटल भी लेते थे, हिंदू सुरात्रन। ठीक है, हिंदू सुल्तान का टाइटल या हिंदू सुरात्रन का टाइटल ये रूलर्स लिया करते थे। ये टाइटल लेकर के ये अपने आप को गॉड के साथ लिंक करते थे। याद करिए देवपुत्र के बारे में, जितने भी कुषाण रूलर्स थे उन्होंने देवपुत्र का टाइटल लिया था। उसी तरीके से विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स हैं उन्होंने हिंदू सुरात्रन का टाइटल लिया है, गॉड के साथ अपनी क्लोज लिंक को दिखाने के लिए कि हम भगवान के साथ संबंधित है। ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट है, ये जो वर्ड सुरात्रन है ना, ये सुल्तान से जुड़ा हुआ है। अरबिक टर्म सुल्तान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सुल्तान का मतलब होता है किंग, और यहीं से ये वर्ड निकाला गया है सुरात्रन, और इसको बोला गया संस्कृताइजेशन। अब संस्कृताइजेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, समाजशास्त्र का एक कॉन्सेप्ट है। आप लोग आगे ग्रेजुएशन में आएंगे तो सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे इस संस्कृताइजेशन को। जैसे ये टर्म्स बहुत कॉमन है, संस्कृताइजेशन, इस्लामाइजेशन, ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सारे टर्म्स अक्सर देखने को मिलेंगे। ठीक है, संस्कृताइजेशन क्या होता है कि अगर कोई नॉन सांस्कृतिक कल्चर, मतलब ऐसा कोई कल्चर, ऐसा कोई संस्कृति जो संस्कृत से रिलेटेड नहीं है, वो भारत आई। जैसे मान लीजिए इस्लामिक संस्कृति भारत आई, तो उस संस्कृति ने, जो भी संस्कृति भारत आई है, उसने भारत की संस्कृति से क्या क्या अडॉप्ट किया है, उसको बोला गया संस्कृताइजेशन। यानी कि नॉन सांस्कृतिक टू सांस्कृतिक। ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो नॉन सांस्कृतिक है उसका संस्कृत अडेप्टेशन, इसको बोला गया संस्कृताइजेशन। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए जब इस्लाम भारत में आया, ठीक है, जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई, आपने एक टर्म सुना होगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर।
ठीक है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिस समय इस्लाम भारत में आया तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनवाए, बहुत बड़े बड़े महल बनवाए, और सारे महल सिर्फ अरेबिक और पर्शियन स्टाइल से प्रेरित नहीं है, बहुत सारे महल कंटेम्प्रेरी इंडियन स्टाइल से भी प्रेरित हैं, इंडिया में उस समय पे जो सांस्कृतिक ट्रेडिशंस चल रहे थे उससे भी प्रेरित हैं। तो इसी को बोला गया संस्कृताइजेशन। जैसे कि जो अरबिक टर्म सुल्तान है वो जब विजयनगर एम्पायर में आया तो वो क्या बन गया, सुरात्रन। तो जो ओरिजिनल अरबिक टर्म था, अरेबिक टर्म था, इस्लामिक टर्म था, वो आकर के एक संस्कृत टर्म बन गया, तो इसी को बोला गया संस्कृताइजेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो भी टेम्पल्स बने, जो भी मंदिर बने, जो भी इंपॉर्टेंट रिलीजियस बिल्डिंग्स बनी, यहाँ पर बहुत सारे नए फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, जब हमने देखा था कि एकदम अर्ली मंदिरों का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, याद करिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, आखिरी चैप्टर, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, उसमें हमने पढ़ा था कि जब मंदिरों की स्टार्टिंग हुई तो एक छोटा सा कमरा होता था, कमरे में ही अंदर गर्भगृह होता था, एक परिक्रमा करने के लिए पथ होता था, साइड पे भगवान जी बैठे होते थे, यही आपका मंदिर था। धीरे धीरे करके मंदिर में शिखर बनवाने का प्रचलन चला। ठीक है, मतलब मंदिर में शिखर, इस तरीके से शिखर बनवा दिए जाते थे। फिर उस शिखर में मंडप लगवाने का, गोपुरम लगवाने का प्रचलन चला, इस शिखर के ऊपर फ्लैग लगवा दिया जाता था। फिर मंदिर के आसपास मंडप बनवाने का प्रचलन चला, मतलब अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम मंदिर ऐसे होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब मंदिर है उसके आसपास थोड़ी सी जगह है। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, ये कहीं ना कहीं साउथ इंडिया से ही इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था। तो जो भी नए नए मंदिर उस टाइम पे बन रहे थे उसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स, बड़े बड़े फीचर्स, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे थे। ठीक है, जो भी शाही लोग हैं वो शाही फरमान के साथ बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनवा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर गोपुरम भी बनवाए जा रहे थे, मतलब बहुत बड़े बड़े गेटवेज, बहुत बड़े बड़े दरवाजे, बहुत बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनवाए गए, जो केंद्रीय मंदिरों पर स्थित मीनारों को बौना बना देते थे और बहुत दूर से मंदिरों की उपस्थिति का संकेत देते थे। मतलब अगर आप जनरली देखें तो क्या होता है, ऐसे शिखर होता है, ठीक है, और वहीं से मंदिर दिखता था। लेकिन इस टाइम पे, विजयनगर के टाइम पे, इतने बड़े बड़े दरवाजे, इतने बड़े बड़े गेटवेज बनाने का प्रचलन चला, जो गेट दूर से दिख जाए, मतलब मंदिर का शिखर भी छोटा पड़ जाए गेट के सामने। तो गेटवेज बनाने का जो पूरा आइडिया है वो यहाँ पर आया। बहुत बड़े बड़े टावर्स जो थे वो भी छोटे पड़ जाते थे, इतने बड़े बड़े लोग गेट बना देते थे, दूर से ही दिखता था। इसी टाइम पीरियड पर तो गेटवे यानी कि जिसको बोला गया गोपुरम, वो बनवाना स्टार्ट हुआ। और दूसरी चीज मंडप यानी कि पवेलियंस, बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर, जैसे मंदिर और उसके आसपास बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर्स, बहुत बड़े बड़े गलियारे बनवाए गए, जो मंदिर परिसर के भीतर मंदिरों को चारों ओर से ढक करके रखते थे। ठीक है, अब ये जो विरूपाक्ष मंदिर है, जिसका विजयनगर में इतनी बार जिक्र किया गया है, इसका निर्माण कई सालों में पूरा हुआ था, बहुत लंबे समय तक इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। ठीक है, और जब कृष्णदेव राय ने अपना राज्याभिषेक किया था, कृष्णदेव राय ने थ्रोन पे आए थे वो, तब यहाँ पर उन्होंने एक हॉल बनवाया था। तो विरूपाक्ष मंदिर के सामने हॉल बनवाने का कार्य किसने किया है, कृष्णदेव राय ने किया है। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ईस्टर्न गोपुरम में, गोपुरम क्या है, दरवाजा है, गेटवे है। ठीक है, तो ईस्टर्न वाला जो गेटवे है उस पे कार्व्ड पिलर्स बनवाने का भी काम कृष्णदेव राय ने ही किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ से इतनी चीजें याद रखनी है। तो अभी तक हमने विजयनगर एम्पायर में विरूपाक्ष के बारे में पढ़ लिया, श्री विरूपाक्ष, भगवान विरूपाक्ष के बारे में, पंपा देवी के बारे में पढ़ लिया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कल ही बताया था मैंने आपको। और एक और आपको याद रखना है, भगवान विट्ठल। ठीक है, अभी अगर आप करेंटली देखेंगे तो विट्ठल भगवान की पूजा महाराष्ट्र वाले एरिया पे ज्यादा होती है। ठीक है, और क्योंकि वो उसका थोड़ा सा पोर्शन विजयनगर एम्पायर में आया करता था, तो यहाँ पर एक विट्ठल टेम्पल भी बनवाया गया। ठीक है, विट्ठल टेम्पल में प्रिंसिपल डीटी यानी कि मेन भगवान कौन थे, विट्ठल थे। इनको भी विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। जनरली इनकी महाराष्ट्र में पूजा होती है, लेकिन कर्नाटक में भी धीरे धीरे इनकी पूजा होने लगी। तो विजयनगर एम्पायर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत प्रोमिनेंट चीज हमें ये भी देखने को मिलती है कि विजयनगर एम्पायर के सारे रूलर्स अलग अलग कल्चर्स से, ठीक है, अलग अलग संस्कृतियों से प्रभावित हो रहे हैं और डिफरेंट ट्रेडिशंस, अलग अलग परंपराओं को अपने अंदर समावेशित कर रहे हैं, अपने अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विट्ठल टेम्पल, विट्ठल भगवान की पूजा महाराष्ट्र में होती थी लेकिन विजयनगर में भी होने लगी। फॉर एग्जाम्पल अरेबिक टाइटल सुल्तान, इसका संस्कृताइजेशन हो गया और इन्होंने क्या बना दिया अपने आप को, हिंदू सुरात्रन। तो इस तरीके से दूसरी परंपराओं से इन्फ्लुएंस होकर के ये काम कर रहे हैं। अच्छा, नायक जो थे, लोकल नायक, वो भी बहुत सारे गोपुरम जो है मंदिर के आजू बाजू बनवाया करते थे।
ये जितने भी टेम्पल्स, जितने भी बाजार, जितने भी पैलेसेस हमको विजयनगर से मिले हैं, इनका संरक्षण करने का काम आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही भारत में जितनी भी ऐतिहासिक साइट्स हैं उनको प्रिजर्व करता है। सबसे पहले जो है आपके डायरेक्टर जनरल कौन थे एएसआई के? सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारत में पुरातत्व का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, और कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम भी इसका प्रिजर्वेशन करता है। 1796 में हम्पी को नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है, राष्ट्रीय महत्व का स्थल डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, अभी आगे जो है आएगा एक फोटो आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये स्लाइड जो है वो रिपीट हो गई है, इसको आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, ये स्लाइड रिपीटेड है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं इस साइट के कह सकते हैं कि इसको प्रिजर्व करने के लिए लगे हुए थे, इस पर रिसर्च कर रहे थे। एक का नाम तो हमने पढ़ लिया था, कॉलिन मैकेंजी। 2-4 और नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज माइकल और एमएस नागराज राव। ठीक है, ये लोग भी इस साइट के ऊपर काम कर रहे थे। पूरी जो विजयनगर की साइट है उसके ऊपर ये काम कर रहे थे। इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें वुड से भी बनाई गई थी, बहुत सारे कॉलम्स, महानवमी डब्बा, ये सारी चीजें वुड से बनाई गई थी। लेकिन अब वो वुड जो है वो डिके हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम की बात है, तो लकड़ी जो है धीरे धीरे करके सड़ गई है, खराब हो चुकी है। तो इन लोगों ने भी विजयनगर एम्पायर के ऊपर में रिसर्च की है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब हम कुछ एक यात्रियों के विवरण देख लेते हैं। जो यात्री विजयनगर आए उन्होंने विजयनगर के बारे में क्या क्या बताया है। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले हैं आपके डोमिंगो पेस। ठीक है, डोमिंगो पेस ने वहां पर बाजार का बहुत अच्छा विवरण दिया है। ठीक है, इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रूबीज, डायमंड्स, एमराल्ड्स, अलग अलग तरीके के जेमस्टोन्स, स्पाइसेस, ये सारी चीजें मिलती हैं। ये विवरण नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, बिल्कुल याद नहीं रखना, इसको इतना डिटेल्स में नहीं पूछता है। आपको याद क्या रखना है, बाजार का डिस्क्रिप्शन किसने दिया है? डोमिंगो पेस ने दिया है। ठीक है, इतना ही आपको बस यहाँ से याद रखना है। अच्छा, ये एक चीज और, डोमिंगो पेस ने विजयनगर को बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड बोला है। मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन सुविधा वाला क्षेत्र, दुनिया का सबसे संपन्न देश किसको बोला है? विजयनगर को बोला है। इसने बताया कि यहाँ की मार्केट्स बहुत समृद्ध हुआ करती थी, ग्रेन था, बीन था, सारी चीजें हुआ करती थी, और चीप थी, सस्ते और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, आराम से, बहुत अफोर्डेबल सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है, ये बताया है डोमिंगो पेस ने। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सुविधा वाला देश विजयनगर को किसने बताया है? तो डोमिंगो पेस ने बताया है। फिर आए आपके फर्नाओ नूनेज, अभी बताया था, ये 16th सेंचुरी में आए थे। इन्होंने भी विजयनगर की मार्केट्स की काफी ज्यादा तारीफ की। ठीक है, इन्होंने बताया कि मीट वगैरह भी यहाँ की मार्केट प्लेसेस में मिला करती थी, और यहाँ पर लिजर्ड्स भी बेची जाती थी, छिपकली भी सेल की जाती थी। सोचिए कोई खरीदेगा आज के टाइम पे? एनीवेज, अब यहाँ पर टाइमलाइन आ रही है। आपकी बुक में हर चैप्टर के पीछे टाइमलाइन दी गई है। तो टाइमलाइन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, याद करनी बहुत जरूरी है, याद आपको करनी ही करनी पड़ेगी टाइमलाइन। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टाइमलाइन को जल्दी से। सबसे पहला 1200 से 1300 के बीच में हुआ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। बहुत बार अभी तक आपको ये बातें बता दी हैं मैंने। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रयासों से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद बलबन, फिर आपका खिलजी वंश। ठीक है, उसके बाद देखिए 1336 में विजयनगर एम्पायर आ गया। 1347 में बहमानी किंगडम के बारे में कल बताया था, हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू जिन्होंने बाद में टाइटल ले लिया था सुल्तान बहमन का, उन्होंने बहमानी किंगडम की स्थापना की थी। ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी किंगडम था। जौनपुर कश्मीर और मदुरई में भी यहाँ पर सल्तनत देखने को मिलती है। ठीक है, अब 1435 में क्या है? गजपति किंगडम ऑफ उड़ीसा। अब इसके पहले वाली क्लास में आपको बहुत डिटेल में बताया था कि उड़ीसा में आए गजपति रूलर्स, दक्कन में आए अश्वपति रूलर्स, और उसके बाद राय किंगडम यानी कि विजयनगर में आए आपके नरपति रूलर्स। तो तीनों टर्म्स याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा,
अश्वपति रूलर्स ऑफ दक्कन और उसके बाद नरपति रूलर्स ऑफ विजयनगर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। गुजरात और मालवा में भी सल्तनत आई और अहमदनगर, बीजापुर और बेरार में भी 1490 के आसपास सल्तनत का डेवलपमेंट शुरू हुआ। ठीक है, भारत में पोर्टुगीज ने सबसे पहले गोवा पे कब्जा किया 1510 में। आपको मैंने पॉलिटिकल साइंस की क्लास में ये भी बताया था कि भारत को छोड़ने वाले सबसे आखिरी लोग भी पोर्टुगीज बने। ब्रिटिशर्स तो छोड़ के चले गए थे, बट जो पुर्तगाली थे वो भारत में गोवा पे रह रहे थे। फिर भारत सरकार फिर गोवा पे आर्मी भेजती है और पुर्तगालियों को भगाया जाता है। तो 1510 में कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा बाय द पोर्टुगीज। ठीक है, बहामानी किंगडम का भी कोलैप्स हो जाता है धीरे धीरे करके। 1545 में आपका जो पूरा विजयनगर किंगडम है वो भी कोलैप्स कर जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। कोलिन मैकेंजी विजयनगर कब आए? 1800 में कोलिन मैकेंजी विजयनगर आए। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ सबसे पहले हम्पी पे फोटोज लेने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हम्पी पे सबसे पहले फोटोज लेने का काम किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने किया। इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने का काम किसने किया? जेएफ फ्लीट ने किया। और 1902 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ पे कंजर्वेशन चालू हो जाता है। 1986 में हम्पी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया जाता है। 1976 में हम्पी को नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस की साइट और 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, हम्पी के कुछ एक मंदिरों की फोटो है, ये आपने देखा होगा 50 रुपीज के नोट के पीछे बना होता है सन टेम्पल, सन चैरियट। ठीक है, ये और यहीं पे आपका आगे आएगा हजार राम मंदिर। ये तो देखिए, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा शिखर बनवा करके रखा है। आगे ये देखिए कितना बड़ा सा गोपुरम बनवा करके रखा है। तो ऐसे ये लोग मंदिर के बाहर गोपुरम वगैरह बनवाया करते थे। ये आपका हजार राम मंदिर आ गया। ठीक है, इसको सिर्फ किंग वगैरह यूज करते थे। ये आपका लोटस महल आ गया, इसको काउंसिल चैम्बर की तरह यूज किया जाता था, परिषद कक्ष की तरह यूज किया जाता था राजा और उनके मंत्रियों के द्वारा। ठीक है, ये आपका महानवमी डब्बा आ गया और महानवमी डब्बा और ऑडियंस हॉल को मिला के क्या बोला जाता था? हाउस ऑफ विक्ट्री। किसने बोला है? डोमिंगो पेस ने बोला है। ठीक है, ये देखिए एक साउथ के टेम्पल का स्टाइल है। आपको बता दूं, ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअली में मंदिर नहीं है, ये एक गोपुरम है। ठीक है, ये एक गेट है। दरअसल ये फोटो मैंने लगवाई थी, ये फोटो है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल की। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल भी साउथ में है, मदुरई में है। ठीक है, और ये एक्चुअली यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आइडेंटिकल गेट्स बने हैं, ऐसे सेम गेट बहुत सारे बने हुए हैं। तो ये मंदिर नहीं है, ये गेट है। तो उसी टाइम पर बड़े बड़े गेट्स, बड़े बड़े गोपुरम बनवाने का काम हुआ। ऐसे गोपुरम ये लोग बनवाते थे कि उसके आगे मंदिर भी छोटा पड़ जाता था। ठीक है, इसी के साथ आपका पूरा विजयनगर एम्पायर वाला चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ठीक है, आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको क्लास कैसी लगी उसका फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप सभी को रेगुलर क्लासेस देखनी है बाकी, तो आप ऐप पर जाकर के हमारा बैच भी ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच।